हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं धातु पोषण न्याय। धातु एवं धातु पोषण न्याय की हमारी वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने धातु के बारे में अच्छे से देख लिया था कि कौन कौन से उसमें उपधातु होते हैं, कौन से मल होते हैं, कौन से पंच महाभूत होते हैं, क्या कर्म, कितनी संख्या है और निरुक्ति सब हमने देख लिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो अब हम बात करने वाले धातु पोषण न्याय के। धातु का मतलब हमने क्या देखा था मॉडर्न में, कनेक्टिव टिश्यू। पोषण का मतलब तो आप जानती है किस तरह न्यूट्रिएंट उसको कनेक्टिव टिश्यू को मिलते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं धातु पोषण न्याय। तो धातु पोषण न्याय में 3 न्यायों का वर्णन है, जिसमें पहला न्याय है क्षीरदधि न्याय। ठीक है, क्षीरदधि न्याय। दूसरा केदारकुल्य न्याय। तीसरा खेल कपूत न्याय। देखो इनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इनमें होता क्या है, कन्फ्यूजन होती है कि सारे न्याय आपको एक जैसे लगते हैं, पर अब आपको ये न्याय एक जैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम इनमें मेन डिफरेंशिएट पॉइंट भी बताएंगे किनसे आप इनको अलग अलग करके याद रख सकते हो। जैसे पहला हम देखते हैं क्षीरदधि न्याय। देखो क्षीर का मतलब आप जैसे जानते हैं दूध से होता है, तो वही है। जैसे दूध से दही बनना, ये एक न्याय, मतलब दूध से दही बनना एक एग्जाम्पल लिया गया है और इसी को एक न्याय बता दिया गया है। ठीक है, जैसे हम लॉ बोलते हैं ना, ठीक है, इसको हम न्याय बोलते हैं। तो क्षीरदधि न्याय हमें दूध से दही जमना, ये भी एक न्याय बता दिया है। इसमें क्या होता है, ये क्यों इसका ये नाम पड़ा है वो हम देखेंगे। देखो क्षीरदधि न्याय को 2 आचार्य ने बताया। पहला जो आचार्य चरक के जो हमारे चरक संहिता के टीका करते कौन थे, चक्रपाणी। ठीक है, एक इनके अनुसार देखेंगे, एक सुश्रुत के जो हमारे टीका करते डलन, इनके अनुसार देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्षीरदधि न्याय। देखो क्षीरदधि न्याय को हम कर्म परिणाम पक्षी बोलते हैं और सर्वोत्तम परिणाम पक्षी बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न हम इसको कोरिलेट करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक वस्तु दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है, और बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है, इसी तरह को इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम ये भी देखेंगे इसको कर्म परिणामवाद क्यों कहते हैं और सर्व परिणामवाद क्यों कहते हैं। पहले हम देखते हैं चरक की जो टीका करते हैं चक्रपाणी, उनके अनुसार क्षीरदधि न्याय क्या है। तो उन्होंने क्या बताया, उदाहरण, संपूर्ण दूध से दही बनती है। भाई जितना भी दूध होगा उससे पूरे से दही बनेगी, और उस संपूर्ण दही से क्या रहा घृत बनेगा, और थोड़े थोड़े जब इसमें घृत बनेगा तो उससे पूरा घृत से क्या बन जाएगा, घृत मंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी से कोरिलेट करके बताया है। जैसे संपूर्ण आहार रस है, मतलब जो भी आपने खाया है, ठीक है, जो आहार वो संपूर्ण किस में कन्वर्ट होगा, आपके आहार रस में। और जो जितना भी आहार रस है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा रस धातु में, और रस धातु कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी रक्त धातु में। ठीक है, और ये फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है चलती रहती है। किसका एग्जांपल लेके बताए, दही का। जैसे पूरी दही का, जैसे पूरी दही होती है या पूरा दूध होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दही में। उसी तरह जो पूरा आपका आहार रस है वो संपूर्ण आहार रस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस धातु। अब यहाँ पर आहार रस में एक तो हमारी जठर अग्नि काम करती है, एक हमारी पंच महाभूत अग्नि काम करती है, 5 भूत अग्नि। अब क्यों करती है भूत अग्नि, क्योंकि जो आहार रस है वो 5 महाभूत द्रव्यों से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक कोटेशन आचार्य चरक के अनुसार, सर्व द्रव्यम पंच महाभूतिकम, यानी कि जितने भी संसार में द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं। आप कुछ भी खाओगे तो उनमें पंच महाभूत की अधिकता होगी। तो पंच महाभूत की अधिकता होने की वजह से यहाँ पर पंच महाभूत अग्नि भी काम करती है, और एक जठर अग्नि तो होती है जो क्या करती है, आहार रस को कन्वर्ट कर देती है रस धातु में, और ये रस धातु आगे जाके कन्वर्ट होता है रक्त धातु। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद समझने का, वो है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली जो भी आप आहार खा रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो गया, रस धातु में, और रस धातु आगे जाके कंप्लीटली रस अग्नि से रक्त धातु में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्लीटली संपूर्ण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ये तो हो गया हमारा क्षीरदधि न्याय। तो क्षीरदधि न्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे पूर्ण संपूर्ण दूध दही में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरह संपूर्ण आहार हमारी रस धातु में, और रस धातु रक्त धातु में, फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह कन्वर्ट हो रही है। फिर हम बात करते हैं कर्म परिणाम पक्ष, मतलब क्षीरदधि न्याय को हम कर्म परिणाम पक्ष भी कहते हैं। अब कर्म परिणाम पक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस हो रहा है कि आहार रस, रस में रस, रक्त में रक्त, मांस में, ये सब सीक्वेंस से तो चल रहा है। देखो कर्म से ही अगली धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। जो अगली धातु का निर्माण और पोषण हो रहा है वो कर्म से हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आहार रस से सीधा रक्त धातु बन गई है और रक्त से सीधा शुक्र बन गया है, कर्म से हो रहा है। आहार रस से रस बन रहा है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। इस तरह से कर्म की वजह से होने की वजह से इसको हम एक और नाम देते हैं क्षीरदधि न्याय को, जो है कर्म परिणाम पक्ष, मतलब कर्म का ही रिजल्ट है। ठीक है, कर्म मतलब एक्शन, परिणाम मतलब रिजल्ट है। ठीक है, उसका रिजल्ट है। जैसे रस से रक्त बन रहा है, रस से मांस नहीं बन रहा है, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कर्म परिणाम पक्ष। ठीक, अब हम देखते हैं इसको सर्वोत्तम परिणाम क्यों कहते हैं। सर्वोत्तम परिणाम यानी संपूर्ण धातु से अगली धातु का निर्माण होता है। देखो संपूर्ण मन मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली जो भी धातु वो अगली धातु में कन्वर्ट होती है। जैसे संपूर्ण रस धातु वो कंप्लीटली रक्त धातु में कन्वर्ट होगी, और कंप्लीटली रक्त धातु कन्वर्ट होगी मांस धातु में। ठीक है,
तो इसलिए इसको एक और नाम दिया गया जिसका नाम है थ्योरी का सर्वोत्तम परिणाम, यानी कि क्षीरदधी न्याय को आप सर्वोत्तम परिणाम भी कह सकते हैं। एमसीक्यू के लिए अगर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कर्म परिणाम पक्ष लिखिए या सर्वोत्तम परिणाम थ्योरी या न्याय लिखिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो एक ही बात है, क्षीरदधी न्याय ही है उसका नाम। तो अब जो ये सिद्धांत था इसको गलत मान, जो आचार्य चक्रपाणी का सिद्धांत था ये उन्होंने खुद ने ही गलत मान लिया, ठीक है। कैसे गलत मान लिया कि देखो, अगर आप उपवास का मतलब होता है फास्टिंग, जब आप व्रत रहते हो, मान लो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 6 दिन तक लगातार व्रत ही रहते हैं, तो जब 6 दिन तक वो उपवास करेंगे तो उनका जो संपूर्ण रस होगा वो रक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई जो संपूर्ण रस है वो रक्त में कन्वर्ट हो जाएगा और रक्त मांस में कन्वर्ट हो जाएगा, मांस अस्थि और अस्थि मज्जा और मज्जा आते शुक्र, यानी कि लास्ट धातु आपके पास शुक्र ही बचेगी। भाई हो क्या रहा था कि रस रक्त में कन्वर्ट हो रहा था, फिर से आपने रस ले लिया, भाई उसी तरह प्रोसेस चलती आ रही थी। भाई जो भी आप खाना, जैसे मान लो जो आपने खाना खाया रस वो रक्त में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास आहार रस नहीं बचा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर खाना खाया, फिर आहार रस आ गया, फिर रक्त में कन्वर्ट हो गया, तो वो मांस में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से चलती आ रही थी। पर लेकिन आपने खाना खाया ही नहीं, आहार रस आया ही नहीं, तो आहार रस बनेगा ही नहीं, आहार रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो मीट नहीं बनेगा। इसलिए इसको गलत मान लिया गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा भी है सर्वोत्तम परिणाम में कि अनरस शरीर में आता रहेगा और अगली धातु का निर्माण होता रहेगा। देखो आज जो चरक के टीका करते कौन थे, चक्रपाणी, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर एक शंका होती थी ना भाई, जब संपूर्ण धातु, भाई जो संपूर्ण कंप्लीटली जो धातु है वो रक्त में कन्वर्ट हो जाएगी या दूसरी धातु में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस धातु का क्षय हो जाएगा। जैसे मान लो रस धातु है वो कंप्लीटली रक्त धातु में कन्वर्ट हो गई तो रस धातु का क्षय हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा है नहीं, रस धातु आप थोड़ी देर में फिर से खा लोगे ना, भाई थोड़ी देर में आप फिर से आहार ले लोगे तो फिर से वो धातु बन जाएगी। फिर हमारे क्वेश्चन आता है कि मान लो हम कि कुछ दिन तक बढ़ती रहे, कुछ खाना ही नहीं खाए, तो इसका मतलब ये है कि वो धातु बनेगी नहीं, उस धातु का क्षय हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो ये सिद्धांत है वो गलत हो गया। जो आचार्य चरक के टीकाकर चक्रपाणी थे इनके अनुसार ये जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। फिर अब क्षीरदधी न्याय को किसने बताया, आचार्य सुश्रुत के जो टीका करते ढलन, अब उनके अनुसार देखते हैं। देखो अब हम आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक के जो टीका करते ढलन उनके अनुसार देखते हैं उन्होंने किस तरह धातु पोषण न्याय के बारे में क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको जितने भी आप धातु वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें धातु पोषण न्याय आपका आएगा ही आएगा। जैसे मान लो अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो रक्त धातु, तो ये आप इसमें आएगा कि रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, रक्त धातु का पोषण कैसे होता है। तो आपको इस सुश्रुत के जो टीका करते ढलन के इनके अनुसार आपको लिखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखने वाले आहार, जैसे ही आपने कोई खाना खाया तो उस पर 2 अग्नि काम करेगी, एक जठर अग्नि एक भूत अग्नि। भूत अग्नि मैंने बता ही दिया है क्योंकि जितने भी द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसमें भूत अग्नि भी काम करती है। और जठर अग्नि, जब आहार रस पे जठर अग्नि भूत अग्नि काम करेगी तो इस आहार को 2 भाग में डिवाइड कर देगी, सार भाग और मल भाग। सार भाग यानी अन्न रस, मतलब जिनसे आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल, यानी कि मूत्रपुरी में आगे जाकर बाहर वेस्ट रिमूव हो जाएगा। तो अभी जो अन्न रस है इस पर वर्क करेगी रस अग्नि, ठीक है। जो भी धातु बनती है उसी की अग्नि कम करती है। अब जैसे अन्न रस से कौन सी अग्नि बनेगी, रक्त अग्नि, सॉरी कौन सी धातु बनेगी, रक्त धातु बनेगी, और जो भी धातु बनती है उसी की अग्नि काम करती है। देखो देखो फिर से समझो, जैसे अन्न रस है, इस अन्न रस से क्या बनेगा, रस धातु बनेगी, सॉरी हाँ अन्न रस से क्या बनेगी, रस धातु बनेगी। तो इस रस धातु, देखो जो भी धातु बनती है उसी की अग्नि काम करती है। जैसे ये रस धातु बनी है, इस रस धातु की यही अग्नि काम करेगी, रस अग्नि। और यहाँ पर देखो रक्त धातु बनी है तो यहाँ पर रक्त अग्नि काम करेगी, जो भी धातु बनती है उसी की अग्नि काम करती है। तो आहार रस है, आहार रस पे जठर अग्नि भूत अग्नि काम किया, सार भाग बना और मल भाग बना। सार भाग हम किसको बोल रहे हैं, जो मेन पार्ट है इसको सार भाग बोलते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको मल बोलते हैं। अब इस मेन पार्ट पे रस अग्नि काम करेगी तो जिसमें 2 चीज़ बनेगी। अब इस सार भाग पे फिर से अग्नि काम करेगी और सार भाग बनेगा, मल भाग बनेगा। जिस तरह से इस आहार पे अग्नि काम कर रही थी, सार भाग मल भाग बन रहा था, उसी तरह से इस सार भाग पे अग्नि काम कर रही, सार भाग और मल भाग बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अन्न रस पे रस अग्नि काम करेगी तो सार भाग और मल भाग बनेगा। तो मल कौन क्या होगा, इसका कफ होगा, यानी अन्न रस का जो मल होगा वो क्या होगा, कफ होगा। और सार भाग का आगे 2 जगह डिवीजन हो जाता है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल मतलब जो बड़ा वाला पार्ट और सूक्ष्म मतलब छोटा पार्ट। जो इसका बड़ा वाला पार्ट है अन्न रस का वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रस धातु में, और जो छोटा वाला पार्ट है इस अन्न रस का। अब हम देखने वाले हैं सुश्रुत टीकाकर ढलन के अनुसार, यानी जो सुश्रुत के टीका करते कौन थे, ढलन थे, उनके अनुसार देखने धातु पोषण न्याय, यानी किस तरह से धातु का पोषण होता है, ठीक है।
तो पहले हम देखते हैं आहार। आहार पे कह रहे हैं कि दो अग्नि काम करती है, जठराग्नि और भूताग्नि। जठराग्नि और भूताग्नि। भूताग्नि क्यों? क्योंकि जो भी द्रव्य होता है वो पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो भी आप खाते हो उसमें पंच महाभूत होते हैं, जिसकी वजह से भूताग्नि उस पर काम करती है। ठीक है, भूताग्नि का होना जरूरी है भाई, वो द्रव्य ही पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको पचाने के लिए 5 भूताग्नि तो होनी चाहिए। तो और एक जठराग्नि। तो इनसे होगा क्या, जो आहार है उसको 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है, एक सार भाग, अन्न रस जिसको हम बोलते हैं, एक मल। ठीक। तो इसका सार भाग यानी अन्न रस, जिसको हम जिस पर आगे जाके कौन सा अग्नि काम करती है, रस अग्नि। देखो जो भी धातु बनती है उसी के अनुसार उसमें अग्नि काम करती है। अब जैसे सार भाग जो अन्न रस है, यानी जो आपने आहार लिया है, उससे जाकर सबसे पहले जो धातु बनेगी वो बनेगी रस धातु। तो रस धातु बनने से पहले उस पर रस अग्नि काम करेगी। हमने क्या बताया, जो भी धातु बनेगी उसी की अग्नि काम करती है। जैसे आहार बना तो आहार सार भाग और मल भाग बना, तो इस सार भाग में कौन सी अग्नि काम करेगी, रस अग्नि। अब इस सार भाग को 2 चीज में डिवाइड होता है, सार भाग और मल भाग। ये सार भाग भी डिवाइड होता है 2 चीजों में, सार भाग और मल भाग। तो इस सार भाग में क्या आता है, देखो मल में क्या आ जाता है, कफ आ जाता है, क्योंकि रस का जो मल होता है वो क्या होता है, कफ होता है। और इसका जो सार भाग 2 चीज में डिवाइड होता है, फिर से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल में कौन से रस धातु आ जाएगी, स्थूल में कौन से आएगी, रस धातु आ जाएगी। सूक्ष्म में 2 चीज आएंगी, यानी रक्त सधर्मी अंश और उपधातु। उपधातु क्या हो जाती है, हमारे रस की स्तन्य और आर्तव हो जाती है। और इसी रस के अंदर, यानी जो ये हमारे पास अनरस बन रहा है, अनरस का जो अनरस कौन से अग्निवार, रस अग्निवार करती है। सार भाग जो इसका सार भाग है, इसके सूक्ष्म वाले पार्ट में रक्त सधर्मी अंश बनेगा, तो इस पर रक्त अग्नि काम करेगी, तो ये सार भाग बनेगा और मल भाग बनेगा। और इसका मल क्या होता है, रक्त का मल क्या होता है, पित्त होता है। और रक्त कह रहे 2 चीज में डिवाइड है, सार भाग, रक्त सार भाग आगे डिवाइड 2 चीज में, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। अब इसका स्थूल भाग आगे जाके कन्वर्ट होता है रक्त धातु में, इसका आगे जाके कन्वर्ट होता है सूक्ष्म में। तो देखो मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये सारा यही है। अगर आपने धातु और उपधातु पढ़ी है, देखो इनकी क्या धातु उपधातु क्या है वो चीज़ पढ़ी है, और मल क्या है। ठीक है, जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने वो चीज़ देखे ना, तो आपको कोई ऐसी बात है ही नहीं, फिर इनको ज़्यादा डरने की तो कोई इसमें बात है ही नहीं, अगर आपने वो चीज़ देखी है तो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ पर बताई थी वो, देखो जैसे मैंने इस वाली वीडियो में बताई थी कि कौन सी उपधातु होती है। जैसे रस की उपधातु कौन कौन सी, स्तन्य आर्तव, रक्त की कंडरा और सिरा, मांस की वसा और तपचा। और ये हमने बताई गई है, यहाँ पर मल बताया गया है, रस का मल। ये अगर आप याद कर लोगे ना, तो इसमें जो धातु पोषण न्याय है उसमें ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे देखो, अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप इतना समझो, देखो होता क्या है कि जो भी आपने आहार लिया इस पे अग्नि वर्क करेगी, और अग्नि वर्क करने के बाद कह रहा है कि सार भाग में कन्वर्ट होगा। सार भाग यानी जो इसका मेन पार्ट है, और एक सूक्ष्म, एक मल। सार भाग और मल, इतना आपको याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद क्या रखना है इसमें। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली ना, आप पूरे इस फ्लो चार्ट को बना लोगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो सार भाग है, अब आहार है तो आहार का सार भाग क्या होगा, अन्न होगा भाई। आहार का सार भाग क्या होगा, अन्न होगा, तो अन्न बना लिया। तो इतना हो गया। अब आहार का मल क्या हो जाएगा, आहार का मल क्या हो जाएगा, मूत्र और पुरीस हो जाएगा। अगर आपने द्रव वाला पदार्थ लिया होगा तो मूत्र निकलेगा, और आपने अगर सॉलिड वाला पदार्थ लिया होगा तो पुरीस के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हो गया इसका मल। तो अब हम बात करते हैं अन्न की। अब अन्न से कौन सी धातु बनती है, रस धातु बनती है। तो कौन सी अग्नि वर्क करेगी, रस अग्नि। रस अग्नि। अब इस रस अग्नि, जिस तरह से हमने आहार के 2 पार्ट करे थे, उसी तरह इसके 2 पार्ट कर दो, सार भाग और मल भाग। कितना सिंपल है, बस आपको सार भाग मल भाग में तो कन्वर्ट करना है। आपको मल पता होनी चाहिए और आपको धातु पता होना चाहिए। जैसे अब इस अन्न का, इस अन्न का सार भाग के आगे 2 पार्ट करने हैं, आगे इसके 2 डिवीजन हो जाएंगे। देखो मल क्या, पहले तो आप कह रहे हैं कि अन्न का मल लिख दो। अन्न का मल यानी कि रस का मल क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा। तो अब इस सार भाग के 2 पार्ट हो जाएंगे, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। अब ये है क्या, ये आपके पास अन्न रस है, ये आपके पास क्या, अन्न रस। ये अन्न रस से क्या बनेगा, हमारे पास रस धातु बनेगी। ठीक, तो इससे स्थूल भाग में रस धातु बन जाएगी। और इस सूक्ष्म का 2 चीज में डिवाइड होगा। एक तो अब इस अगली वाली धातु कौन सी होगी, रक्त। तो रक्त सैधर्मी अंश, रक्त सैधर्मी अंश मतलब इसमें ऐसा पार्ट है जो रक्त बनाएगा। और फिर उपधातु लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो, उपधातु। इतना सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सेम रिपीट होते चलते हैं। जैसे रस धातु में कौन सी धातु होती है, स्तन्य और आर्तव। स्तन्य और आर्तव।
देखो पहले तो आपको क्या रखना है, जो भी देखो सार भाग और मल भाग। अब सार भाग का आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा, अनरस में। अनरस पे कौन से अग्नि निर्भर करेगी, रसअग्नि। रसअग्नि दो पार्ट, सार भाग और मल भाग। सार का दो चीजों में, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। आपको इतना ध्यान रखना है, जो सी सार भाग कन्वर्ट होता है वो स्थूल और सूक्ष्म में होता है, और आगे जाके जो सूक्ष्म होता है वो दो चीज में कन्वर्ट होता है, जो धातु बनने वाली है और इसे और इसकी धातु की जो उपधातु होगी। तो इनसे आप याद रख सकते हो। देखो इसी तरह से ये पूरी जो आपको टेबल है, आप इस तरह से आप देख सकते हो और उसको बना सकते हो। आपको धातु और उपधातु पता होगी तो आप आसानी से इस पूरी टेबल को बना ले जाओगे। तो हम बात करते हैं केदार कुल्य न्याय। केदार कुल्य न्याय इज लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो वो क्या था, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा पहला लॉ था, यानी छीरदर्जी न्याय क्या था, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी किसी चीज़ को पहुंचाना। जैसे आहार रस है, वो अलग अलग धातु तक पहुंच रहा है, ठीक है, वो चीज़ हमें देखनी है। जैसे इन केदार कुल्य न्याय को अगर आप समझते हो, तो केदारी का मतलब होता है क्यारी, कुल्य का मतलब होता है नाली। तो क्यारी से यहाँ पर लिया गया है। देखो पहले मैं इस क्यारी का आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, खेत में क्यारी बनाते हो ना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो ये देखो, ये आपको कह रहा है ये क्या, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ पर आपकी क्यारी है। ये क्या है, नाली, इसको हम नाली बोल देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या बनी हुई है, क्यारी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली नाली होगी पास में, पहले वो भरेगी, फिर ये भरेगी, देन ये भरेगी। इसको हम बोलते हैं केदारी कुल्य है। तो ये क्या हो जाएंगे, क्यारी। जैसे आप खेत में ये तो करते हो भाई, बरहा बना देते हो, तो उसमें क्या करते हो, क्यारियों में पानी काट देते हो कि सबसे पहले वो क्यारी भरेगी जो समीप होगी, फिर उसके बाद दूसरी क्यारी भरेगी, फिर इसके बाद तीसरी। पहली भरनी है तो यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है, दूसरी भरनी है तो यहाँ बंद कर देंगे। तो इस तरह से पानी हम भरते रहते हैं। और इसी कह रहा है केदार कुल्य, यानी जो क्यारी, यानी जो किस तरह हम पानी भरते हैं खेतों में, उसी से हमें केदार कुल्य न्याय को समझाया गया है। तो क्यारी का मतलब होता है शरीर से धातु, नाली का मतलब होता है पोषण करने वाली वाहिनियाँ, ठीक है, यानी जो ट्रैक्ट होता है या वाहिनी होता है, या इनको स्रोतस भी हम कहते हैं। तो धातु व स्रोतस मुख्य अनरस के पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने अपनी धातु को निर्माण करते हैं। देखो क्या कहा कि धातु व स्रोतस मुख्य अनरस से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने अपनी धातु को निर्माण करते हैं। देखो अब हम समझने वाले हैं केदार कुल्य। केदार कुल्य न्याय, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। अब केदारी का मतलब होता है क्यारी, कुल्य का मतलब होता है नाली, ठीक है। अब जैसे हम खेतों में पानी भरते हैं ना क्यारियों से, तो उसी तरह एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि हमारे शरीर में जो भी शरीर धातु है, उनको पोषण करने वाले कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो, जैसे मान लो ये नाली है, ये नाली है, और ये यहाँ पर क्यारिया है, ये क्यारिया है, ये क्यारिया है। तो जैसे हम पानी यहाँ पर छोड़ेंगे, जिसको हम वाहिनी बोले, नाली बोल रहे हैं, और इनको क्याली बोल रहे हैं, जिसको हम शरीर से धातु से रिलेट करते हैं। तो इस तरह से हम पानी इनमें भरते हैं। तो आपको क्या समझना है, धातु व स्रोतस मुख्य अनरस से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने अपनी धातु को निर्माण करते हैं। यानी कि जो भी स्रोतस है, यानी स्रोत मतलब जो भी ये रास्ते है, वो क्या करते हैं, जो अनरस है, मतलब जो भी आपने मुख्य खाया है, उससे जो भी कह रहा है कि न्यूट्रेंट मिलेगा, वो कहाँ पर जाएगा, स्रोतों में जाएगा। जैसे मान लो ये अनरस है, ये अनरस आपने खाया, अब होगा क्या, अब अनरस से क्या बनेगा, रस का पोषण होगा ना। तो होगा क्या, रस का पोषण करने के लिए रास्ता होगा, उस रास्ते को हम नाम दे रहे हैं रस व स्रोतस। देखो रस का पोषण करने के लिए एक रास्ता होता है, उस रास्ते को आपने क्या नाम दिया, रस व स्रोतस। अब ये रस व स्रोतस क्या करेगा, ये अनरस से जो भी आएगा, इसे इसे कहेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ये एंजाइम चाहिए, जो भी है मुझे ये दे दो। तो मैं क्या करूँगा, इस रास्ते से ये जाएगा और रक्त का पोषण कर देगा, ठीक। फिर ये जाता रहेगा, इस तरह से जाता रहेगा, फिर रक्त व स्रोतस के पास आएगा। अब वो क्या कर, रक्त व स्रोतस कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल चाहिए, जो भी चाहिए, वो क्या कर देगा, रक्त व पोषण कर देगा। यानी कि इन स्रोतसों से मतलब समझो कि एक रास्ते है, एक रास्ते है जो अपने अपनी धातु का पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे रस का पोषण करने के लिए रस व स्रोतस है, रक्त का पोषण करने के लिए रक्त व स्रोतस है, मांस का पोषण करने के लिए मांस व स्रोतस है। उसी तरह हर एक धातु को पोषण करने के लिए अपना अपना एक रास्ता होता है, जिनको हम स्रोतस कह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, धातु व स्रोतस मुख्य अनरस से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने अपने धातु को निर्माण करते हैं। यानी जो धातु व स्रोतस होते हैं, मुख्य किसका होता है, अनरस। मुख्य जो अनरस है, यानी जो ये अनरस है, उनके लिए जो रास्ते हैं, उनसे क्या लेते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। यानी जो ये अन्न स्रोतस है, इनसे क्या, इन अनरस से क्या करेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और अपने अपनी धातु को पोषण करेंगे, अपनी अपनी धातु का निर्माण करेंगे, पोषण करेंगे, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो धातु व स्रोतस
अनरस के निकट होता है उस धातु का पोषण उतनी ही शीघ्र होता है। ये कहने का मतलब है ये है कि जैसे रस व स्रोतस इस अनरस के सबसे ज़्यादा अधिक पास है, तो सबसे पहले अधिक पोषण किसका होगा? रस का पोषण होगा। ठीक, तो ये पॉइंट है। तीसरा है कि आहार रस में ही सभी धातुओं का पोषक द्रव्य उपस्थित रहते हैं, यानी कि आहार रस में ही। देखो पहले हम क्या पढ़ते थे कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो भी अनरस है वो अनरस संपूर्ण अनरस किस में कन्वर्ट होता है? रस व स्रोतस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, रस में संपूर्ण अनरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रस में कन्वर्ट हो जाता है। और संपूर्ण अनरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रक्त में। भाई आपने जो क्षीरदधि न्याय पढ़ा था वो सबसे पहले यही तो पढ़ा था कि संपूर्ण अनरस रस में और संपूर्ण अनरस रक्त में और संपूर्ण रक्त मांस में, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अनरस है वो कन्वर्ट नहीं होता, यानी रस रक्त में कन्वर्ट नहीं होता। वो कह रहा है जो अन्न रस है ना वो सभी धातु के पोषक द्रव्य में उपस्थित रहता है, यानी ये जो अन्न रस है इसमें कह रहा है रस का भी पोषण करेगा, यही अन्न रस रक्त का भी पोषण करेगा, यही अन्न रस मांस का भी पोषण करेगा, मेद का भी, अस्थि का, मज्जा का भी, शुक्र भी। यानी कि जो भी आपकी बॉडी में आप खा रहे हो ना, जैसे आप जो भी आप खा रहे हो तो वो सबसे पहले रस में कन्वर्ट होकर रक्त में कन्वर्ट नहीं होगा। भाई आप क्या मानते हो? क्षीरदधि न्याय में आपने यही तो पढ़ा है कि आपने जो भी खाना खाया वो किस में कन्वर्ट होगा? रस में, और रस से रक्त में, और रक्त से मांस में, संपूर्ण इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारा केदारकुल्य न्याय है वो ये नहीं कहता, ये कहता है कि अन्न रस ही कह रहा है कि सभी धातु का पोषण कर सकता है, रस का भी पोषण करेगा, रक्त का भी। अब जैसे मान लो जो भी रस को जरूरत थी वो रस को दिया, और जो रक्त को जरूरत थी रक्त को दिया, जो मांस को जरूरत थी, मतलब जो भी मिनरल एनर्जी जो भी जिस चीज़ को जो चाहिए थी वो जो अनरस के अंदर था वो उसको पहुंचाया जा रहा था। ये बताया हमारा अनरस तक, और ये जो बहुत हद तक सही भी माना जाता है, क्योंकि हम मॉडर्न में भी इसको रिलेट करते हैं तो इसको हम बहुत अच्छा, यानी कि इसी को हम गुड मानते हैं, मतलब अच्छा मानते हैं, इसे सही मानते हैं। तो सर्वप्रथम अनरस का पोषण होगा, अगली धातु का पोषण। देखो ये हमने देख लिया कि पहले अनरस का पोषण करा दिया, फिर रक्त व स्रोत का पोषण करा दिया। तो अब हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट जिसमें बताया गया है कि एक काल धातु पोषण न्याय का सामवेश केदारकुल्य न्याय में किया जाता है। क्या है? एक काल धातु पोषण न्याय। एक काल धातु पोषण न्याय है जिसको किससे सामवेश किया जाता है? केदारकुल्य। यानी एक काल धातु पोषण न्याय और हमारा केदारकुल्य न्याय सेम ही है। ठीक है, अभी एक काल धातु पोषण न्याय क्या है? पहले तो ये देखो, ये दिया किसने? अष्टांग हृदय के जो टीका करते अरुण दत्त, अष्टांग हृदय के जो टीका करते अरुण दत्त, उन्होंने एक न्याय दिया जिसका नाम है एक काल धातु पोषण न्याय। जिसका मतलब ये होता है कि धातु का पोषण अन्न रस से एक साथ एक ही काल में होता है, यानी जो धातु का पोषण हो रहा है ना अन्न रस से वो एक समय पर एक ही साथ हो रहा है। यानी यही अन्न रस का पोषण भी कर रहा है एक ही टाइम पे, रक्त का पोषण भी कर रहा है, मांस का पोषण भी कर रहा है, मेद का भी। ऐसे नहीं है कि पहले वो रस का करेगा और रस आगे जाके संपूर्ण रक्त में कन्वर्ट होगा, फिर जब वो रक्त बन जाएगा तो आगे जाके मांस से कन्वर्ट होगा, तो ये नहीं है। अब इसको हम कैसे मॉडर्न से रिलेट करते हैं? जैसे कि आपने कोई भी खाना खाया, मॉडर्न कैसे रिलेट करते हैं? कोई भी फूड खाया तो उसका पहला डाइजेशन होता है, फिर उस पचे हुए फूड से एब्जॉर्बेशन होता है। एब्जॉर्बेशन किसके थ्रू होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्बेशन होगा? इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो कुछ कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में जाते ही वो देखो ब्लड में आ गई, वो जो भी आपके न्यूट्रिएंट मिनरल्स थे जो भी था वो किस में आ गया? आपके ब्लड में आ गई। और ब्लड में जाने के बाद कहाँ पर सबसे पहले जाते हैं? लीवर में जाते हैं। लीवर में इनका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, फैट का अलग होता है मेटाबॉलिज्म, इस तरह से। और फिर लीवर से हो गए वो हार्ट तक जाता है, और हार्ट क्या कर देता है? हार्ट तो आपका जानते हो आपका काम क्या होता है? सर्कुलेट करना ब्लड को, और ब्लड के साथ ही क्या है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ब्लड में वो भी सर्कुलेट हो जाएंगे। उसी इस तरह से कह रहे हैं जितने भी टिश्यू होंगे वो नरिश से हो जाएंगे। यानी टिश्यू को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो मिल गए ब्लड के थ्रू, क्योंकि हार्ट ने क्या कर दिया? ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। तो इस तरह से इसको मिल गए। और यही तो हमारा आयुर्वेद में भी यही तो कह रहा है कि जो अन्न रस है वो पूरी ही अन्न रस क्या कर रहा है? पूरी बॉडी का मतलब अलग अलग इनका पोषण कर रहा है, ठीक है, एक ही साथ एक समय में इन सबका पोषण कर रहा है। यही आपका एक काल धातु पोषण न्याय कहता है, और यही आपका केदारकुल्य न्याय कहता है। ये इंपॉर्टेंट न्याय है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। अब हम बात करते हैं थर्ड न्याय के बारे में। जो हमारा थर्ड न्याय है खले कपूत न्याय, यानी लॉ ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ सिलेक्शन यानी धातु अपने दो धातु व स्रोतस के द्वारा अनरस में अपने समान अंशों को ग्रहण कर तृप्त हो जाती है तथा पुष्ट हो जाती है। यानी इसमें क्या बता रहा है? जो भी धातु होती है हमारे पास, सारी धातु होती है ना, ये वो क्या करेगा? अपने दो धातु व स्रोतस, यानी जो अपने अपने उनके रास्ते हैं जिनके थ्रू वो न्यूट्रिशन को लेते हैं, अनरस को लेते हैं, उनके द्वारा अनरस को अपने समान अंशों को ग्रहण करते हैं। यानी कि देखो इसमें क्या बताया? जैसे रस व स्रोतस को जो अंश चाहिए, भाई अन्न रस से जो भी चाहिए, मान लो रस व जो रस का निर्माण हो रहा है, रस का पोषण कर रहा है, अन्न रस से मान लो इसको कुछ कैल्शियम चाहिए, ठीक है, तो वो केवल कैल्शियम को ही देगा, उसके बाद रक्त को देगा।
इसकी आप बात को समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि अन्य रस से जो भी रस के पोषण के लिए चाहिए वो रसले स्रोत से उसे मिल जाएगा, और जो भी रक्त को चाहिए वो रक्त को मिल जाएगा। सेम बात वही है भाई, जैसे हमने पहले पढ़ा था दूसरा वाला न्याय अभी केदार कुल्य वाला, सेम उसी की तरह है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है टाइम का, उसमें टाइम का डिफरेंस नहीं था। उन्होंने बोला कि सेम टाइम पे सभी का पोषण हो जाएगा। भाई केदार कुल्य में था सेम टाइम पे सभी का पोषण हो जाएगा। देखिए जैसे हमने बताया था ना क्यारी वाला, भाई क्यारी में तीनों क्यारी खोल दो, पानी छोड़ दो, भाई इस नाली में पानी छोड़ दो, सभी में अपने आप पहुंच जाएगा, उस तरह से। लेकिन खेल कपूत न्याय में क्या बताया गया है कि सबको मिलेगा तो सही, भाई सबका पोषण तो होगा, लेकिन टाइम का डिफरेंस बताया गया है। यानी जिसका स्रोतस अनरस के पास होगा उसका समय ज़्यादा पहले पोषण होगा, और जिसका स्रोतस लंबा होगा और अनरस से थोड़ा दूर होगा उसका पोषण बाद में होगा। मांस का और थोड़ा बड़ा तो और लेट, मेद का और लेट, मस्ती का और लेट, मज्जा का और, क्योंकि जितना धातु व स्रोतस की लंबाई होगी उतनी ही देर में उन धातु का पोषण होगा। ये किसने बताया है, ये बताया हमारे खेल कपूत न्याय में। मैं फिर से बता देता हूँ उन्होंने क्या बताया। इन्होंने एक चीज़ तो सेम बताई कि जो अन्न रस से जो भी अपने अपने धातु को अंश को ग्रहण करना है, जैसे रस धातु को अपने अपने अंश उसको ग्रहण करना है, उसको मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो तो ले लेगा, फिर उसी तरह से रक्त वह ले लेगा। बस डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है टाइम का। भाई रस व स्रोतस अनरस के पास होने की वजह से तो समय पहले इसका पोषण होगा, रक्त व स्रोतस इसके थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर है तो रक्त का पोषण थोड़ा लेट होगा। मतलब जितनी ज़्यादा स्रोतस की लंबाई होगी, जितनी भी स्रोतस की मतलब जिन जिन धातुओं की स्रोतस की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही देर में उनका पोषण होगा। वो बताया हमारे खेल कपूत न्याय में। अगर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो धातु अनरस के सन्निकट होती है उसे पुष्ट करने वाली धातु भाग उसे एक शीघ्र पहुंचाती है। यही बता रहा है कि जो अनरस के मतलब जो भी स्रोत अनरस के जितना ज़्यादा पास होगा उतने ज़्यादा उसका नरिशमेंट होगा, और जो दूर होगी उन स्रोतों में लंबे होने तक उनके पोषक भाग भी पहुँचने में टाइम लगेगा और उतनी देर में उनका पोषण होगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये दाने पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर कबूतर आए, ठीक, एक कबूतर यहाँ पर है, मान लो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, देखो एक कबूतर ये है और एक कबूतर ये है, एक कबूतर ये, एक कबूतर ये है। अब ये कबूतर इन दाने के पास जितना पास होगा उतनी जल्दी इन दाने को खा लेगा, और ये कबूतर जितनी दूर होंगे इतनी ही देर में खा तो ये भी लेंगे, भाई इनमें मिलेगा तो इनको भी, लेकिन थोड़ा टाइम में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह में बताया जा रहा है कि जो भी रस व स्रोतस यानी जो भी स्रोतस अनरस के जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ही जल्दी उनका पोषण होगा, ठीक है। और बस यही बताया गया है। और आपको अच्छे से तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको डिफरेंस। देखो पहले हमने देखा था क्षीरदधि न्याय। क्षीरदधि न्याय में क्या था कि जितना संपूर्ण आहार रस था वो कन्वर्ट हो रहा था रस धातु में, और संपूर्ण रस धातु किस में कन्वर्ट होती, रक्त में, रक्त धातु में, और रक्त धातु मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह कन्वर्ट हो रही थी क्षीरदधि न्याय। फिर बात आई थी केदार कुल्य की, फिर बात आई थी केदार कुल्य की। केदार कुल्य में क्या था, केदार कुल्य में बताया गया था क्यारियों वाला, यानी कि नालियों में पानी आप खोल दोगे सभी क्यारी अपने आप भर जाएंगे। यानी अनरस से जो भी कह रहा है कि अंश उसका पोषण चाहिए, रस का पोषण कर देगा, रक्त का पोषण कर देगा। यानी कि धातु के पोषण की जो धातु का पोषण होता है अनरस से वो एक ही साथ होता है, यानी जितनी भी धातु का पोषण हो रहा है वो एक ही साथ हो रहा है। ये अनरस से रस व स्रोतस में जा रहा है, रक्त में जा रहा है, मांस में जा रहा है, मेद में जा रहा है, अस्थि में जा रहा है, मज्जा में जा रहा है, शुक्र में जा रहा है। डिफरेंस पता लग गया। क्षीरदधि में क्या हो रहा था, क्या कह रहे थे, रस ही रक्त में कन्वर्ट होता है, रक्त ही मांस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, जो अनरस है वो हर एक धातु के लिए अलग अलग मतलब एक ही साथ उनका पोषण कर रहा है। ये है केदार कुल्य। अब खेल कपूत में क्या है, खेल कपूत में कह रहा है कि बात तो वही है कि अनरस कह रहा है कि सभी स्रोतसों का पोषण कर रहा है, मतलब सभी धातु को पोषण कर रहा है, रस को भी कर रहा है, रक्त को भी कर रहा है, मांस को कर रहा है। पर डिफरेंस किसका, टाइम का डिफरेंस है। मतलब कि इनमें टाइम लगेगा, मतलब जो स्रोत उसके जितना ज़्यादा पास होगा उस धातु का उतना जल्दी पोषण होगा। जैसे रस व स्रोतस जितना ज़्यादा पास है तो सबसे पहले उसका पोषण रस धातु का पोषण होगा, रक्त व दूर है तो उसका बाद में होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस समझ सकते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोग देख सके और अच्छा मार्क्स पास हो गए और आपके दोस्त भी पास हो गए और आप भी पास हो सके। थैंक यू गाइस।